प्रिय छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा के जो प्रतिभागी हैं, उनका किरण क्लासेस वात्सल्यम में स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नया विषय विज्ञान फिजिक्स को लेकर के। और इस वीडियो में मैं फिजिक्स के बारे में बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। कौन कौन प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी होगा, इससे सवाल, जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञान से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और अधिकतर प्रश्न आपका विज्ञान में तो 3 गुण विज्ञान है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो ज़्यादातर क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी जो कंडक्ट कराती है, उसका पैटर्न अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं 15 से 20 क्वेश्चन रहता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है आपका फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से, और फिर रहेगा आपका जीव विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न। रसायन केमिस्ट्री से आपका बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। तो इसी ख्याल से आज मैं सोचा कि फिजिक्स से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी अपने छात्रों को दे दूं, ताकि उनको भविष्य परीक्षा में कुछ मदद हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो को आप देखिए और अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। आइए कुछ फिजिक्स से संबंधित कुछ बात करते हैं। पहला है कि चाल किसे कहते हैं। बेसिक है, ठोस जानकारी आप याद रखिएगा। चाल से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इकाई समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा, इकाई समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये परिभाषा हो गया, चाल किसे कहते हैं। ज्यादा आपका क्वेश्चन रहेगा कि चाल का एसआई मात्रक क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। तो आपका इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जैसा कि हम पहले वीडियो में भी मात्रक के यूनिट के बारे में एक वीडियो में बना के डाल दिया हूँ, उसको आप भी देख लीजिए। लेकिन पुनः पुनरावृत्ति के लिए मैं याद दिला देता हूँ कि चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। दो मात्रक है इसका चाल का। या तो आप मीटर प्रति सेकंड लिखिए या किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा, दो तरह के होता है। अगर दोनों दिया है तो दो आंसर में से कोई, दोनों सही है। अब है चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय, ये सूत्र है। किसी वस्तु का अगर चाल निकालने के लिए आता है न्यूमेरिकल में, तो चाल बराबर होता है दूरी, और बट उसमें समय से भाग दे देंगे तो वस्तु का चाल आपका निकल जाएगा। अगर औसत चाल निकालने के लिए क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, बीपीएससी में, तो क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। औसत चाल कैसे निकलेगा, तो चली गई दूरी, जितना वस्तु जो किलोमीटर दूरी चली है वो, और उसमें लिया गया कुल समय, और चलने में उतना दूर तय करने में, वस्तु को उतना दूरी तय करने में कितना समय लगा, कुल समय। तो चली गई दूरी में लिया गया कुल समय से भाग दे देंगे, तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। कोई वस्तु कितना दूर गई वो नोट करेंगे, और लिया गया और कितना समय में गई, तो उसको नीचे रखेंगे और उसको भाग दे देंगे, आपका औसत चाल वस्तु का निकल जाएगा। यही सूत्र है आपका, औसत चाल बराबर चली गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। इस सूत्र का उपयोग करिएगा तो आपको औसत चाल, किसी वस्तु का औसत चाल आपको निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेग किसे कहते हैं। तो इकाई समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है, इकाई समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में विस्थापित माने हटती है, एक जगह से दूसरा जगह जाती है, उसी को विस्थापन कहा जाता है। तो इकाई समय में, इकाई माने एक निश्चित समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा भी निश्चित रहेगा, जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहा जाता है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग बराबर, अगर किसी वस्तु का वेग आपको निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ,
और उसमें समय से भाग दे देंगे, समय से भाग दे देंगे तो आपका किसी वस्तु का वेग निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। अगर औसत वेग निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसका सूत्र औसत वेग बराबर होता है अलग, उसमें प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, मान लिया 5 किलोमीटर से शुरू किया हो या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला वस्तु, ये प्रारंभिक वेग हुआ। धीरे धीरे ड्राइवर क्या करता है, वस्तु का वेग या गाड़ी का, ट्रक का, बस का वेग बढ़ाता है, तो अंतिम वेग मान लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो उसको लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और कितना समय लगा उससे भाग दे देंगे तो आपका किसी वस्तु का औसत वेग निकल जाएगा। इस सूत्र का आप प्रयोग करिएगा तो किसी वस्तु का औसत वेग आपका निकल जाएगा। न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यू के सवाल में भी आ सकता है न्यूमेरिकल में। इसलिए हम सोचे कि औसत वेग का सूत्र अगर पूछेगा तो इस सूत्र या औसत वेग किसी वस्तु का निकालना के क्या होगा, इस तरह से भी दे सकता है, तो आपको ये सूत्र जो है अधिक कारगर होगा वहां पर। अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है त्वरण। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। मान लिया जाए कोई बस है, शुरू में खुलती है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है, मान लिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 है उसका स्पीडोमीटर में आप देखिएगा तो 5 बता रहा है या 10 बता रहा है। तो और कुछ समय के बाद ड्राइवर जो है बस को बहुत तेजी से चलाने लगता है तो उसका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन हुआ। पहले बस खुली थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, बाद में उस बस का वेग हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन हो गया। तो वेग परिवर्तन की जो दर है उसी को हम त्वरण कहते हैं, अंग्रेजी में एसिलरेशन कहा जाता है। अब इसका एसआई मात्रक हम पहले भी बता चुके हैं, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक कितना होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। त्वरण से संबंधित कुछ विशेष बात को जानना जरूरी है, इससे संबंधित पूरा जरा जान लीजिए। बिना दिशा बदले हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, दिशा नहीं बदलेगा लेकिन वस्तु का वेग बढ़ जाता है, तो वहां पर किसी वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। टिपिकल क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा कि बिना दिशा बदले हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, किसी वस्तु का वेग बढ़ जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो आपका धनात्मक होगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर बिना दिशा बदले हुए किसी वस्तु का वेग घट जाता है, एक तो बढ़ गया तो धनात्मक हो गया, अगर घट गया वेग तो ऋणात्मक हो जाएगा, घटेगा तो ऋणात्मक, बढ़ेगा तो धनात्मक, ये याद रखना है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए कोई वस्तु खड़ी है, बस खड़ी है या समान वेग से चल रहा है, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाता है। 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो 0 दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे देगा, इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन में सेट कर देगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका त्वरण 0 होता है, या गति की अवस्था में है तो पर भी 0 होगा, या गति की अवस्था में है, समान वेग से चल रहा है, मान लीजिए 40 किलोमीटर के वेग से बस चल रही है, तो वहां पर उसका त्वरण 0 होगा, वहां पर उसका त्वरण 0 हो जाएगा। ये विशेष बात है त्वरण से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है त्वरण से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। नियत त्वरण वाली गति के समीकरण अब क्या होता है, गति के समीकरण, न्यूटन के गति के 3 जो नियम आगे हम बताएंगे, जिक्र करेंगे इसका अगले वीडियो में। तो गति के त्वरण की नियत त्वरण वाली गति के समीकरण 3 प्रकार के होता है। पहला है गति का पहला समीकरण, क्या है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u मान लिया जाए, u वाली वस्तु का नियत त्वरण a हो जाएगा, a से गतिशील है, तो t समय बाद वस्तु का वेग निकालना है, t समय के बाद, एक खास समय के बाद। तो वहां पर आपका सूत्र होगा v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस
80। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि v बराबर u प्लस 80 का मतलब क्या हुआ। तो आपको ध्यान देना होगा कि गति का ही पहला समीकरण है। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो और वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील हो तो t समय बाद वस्तु का वेग क्या होगा। तो इस सूत्र से आपको निकल जाएगा v बराबर u प्लस 80। दूसरा, गति का दूसरा समीकरण है आपका, यदि प्रारंभिक वेग u हो कोई वस्तु का, नियत त्वरण a हो, a से गतिशील हो, तो t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी कितनी होगी। तो h बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये सूत्र जो है आपका काम वहां पर आवेगा, न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है 1 नंबर सवाल में। गति का तीसरा समीकरण देख लीजिए। s दूरी अगर कोई तय करने में वस्तु द्वारा प्राप्त वेग, मान लिया कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वेग 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो इसको दूरी को s मानते हैं। तो ये दूरी तय करने में वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना वेग होगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 2 गुना त्वरण गुना दूरी, 2 यहाँ पर गुना के चिन्ह 2as। तो ये क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है। s क्या है, दूरी है, और इसमें 2 से गुना करेंगे। में यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a इंटू एस और u स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। संवेग क्या है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कोई वस्तु का द्रव्यमान है और वेग दोनों को गुना कर दीजिएगा तो उस वस्तु का संवेग आपको निकल जाएगा। इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। कौन राशि है, सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश। संवेग पूछा जा सकता है, संवेग किस राशि, कौन सी राशि है। तो अदिश दे देगा, सदिश दे देगा, इस तरह से दे देगा एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है और कौन राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग क्या है। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक वाला हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। जैसा कि कोण को नापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका कोणीय वेग का मात्रक क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकंड माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व क्या है, ये जरा इंपॉर्टेंट है। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का मतलब जिस वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। मान लिया कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा, या कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो कहने का मतलब स्थिर अवस्था है या गति की अवस्था में है, दोनों को हम जड़त्व कहते हैं। अर्थात इसीलिए कहा गया है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसी वस्तु के इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान द्वारा वस्तु के जड़त्व की गणना कर सकते हैं। अब वस्तु का जड़त्व की गणना कैसे करेंगे, तो उसके भार से हम वस्तु के जो भार है उसको नाप करके उसको तौल करके हम जड़त्व की गणना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जड़त्व के बारे में। तो कुल 7 गो क्वेश्चन है, 7-8 गो 10 गो भौतिक विज्ञान से संबंधित। तो जैसा कि पहले भी हम बताएं कि भौतिक विज्ञान से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और बीपीएससी का यह मैंने रिवाज है कि फिजिक्स और बायोलॉजी दो विज्ञान से संबंधित जो 2 विषय हैं इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ तैयारी विशेष करनी है और इसको याद कर लीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे वो तैयारी 4 के कैंडिडेट हों या बिहार पुलिस के कैंडिडेट हों या बीपीएससी 72वीं का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है, या
दरोगा भर्ती के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन विज्ञान से जरूर रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से ही रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया विषय लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।